Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of May 2021. तो 27 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विलो आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इफ़ यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट विल बी वेरी गुड। आप कमेंट सेक्शन में नीचे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द सीबीआई। दूसरा क्वेश्चन है नीलेश शाह कमिटी सम टाइम इन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीलेश शाह कमिटी इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शंस अगेन आपके सामने स्क्रीन पर है ABCD। आपको बताना है इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है नीलेश शाह कमिटी। तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ प्रपोज्ड मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल to address the issue of air pollution due to farm stubble burning and reduce carbon footprints of the thermal power generation. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट एम्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंटली 5% टू हायर लेवल्स to have a large share of carbon neutral power generation from the thermal power plants. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both या none. नाउ प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ये आप अटेम्प्ट करिएगा। एंड ऑफ द जब वीडियो एंड होने लगेगा तो मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, है ना। आई विल टेल यू द आंसर्स फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, जिसके रिगार्डिंग आप मुझे पॉइंट्स अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट प्रॉब्लम्स द स्टेट्स हैव बीन फेसिंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेट्स फेस कर रहे हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। क्या किया जा सकता है कि हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करें। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। क्या क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टेट्स आर फेसिंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। सो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड इसके थोड़ा सा ही पॉइंट अगर आप लिख पाएँ दैट विल बी वेरी गुड। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, जो न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर्स से और अलग अलग वेबसाइट से हमने लिए हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज़ क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट फॉर निगलेक्टिंग एंड इन्फोर्सिंग फैमिलीज ऑफ वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब। उत्तराखंड में वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब बेसिकली जो है उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है और जैसा उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पालन पोषण भरण पोषण हो रहा है, उससे उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है वो खुश नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट जो है उसने उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि जो वन गुज्जर नोमैडिक कम्युनिटी है, जो वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब है, दैट इज़ गिवन प्रॉपर एकोमोडेशन, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड प्रॉपर वाटर एंड मेडिसिन। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द हाई कोर्ट टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द वन गुज्जर कम्युनिटी प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर मेडिसिन। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी कोविड-19 टेस्टेड। कोविड-19 के टेस्ट भी उनके कराने के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द वन गुज्जर कम्युनिटी। इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहा है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ट्राइब है, आप उसको याद रखिएगा वन गुज्जर, ठीक है ना। अगली न्यूज़ पर आते हैं। इन्वायरमेंटल डीएनए ऑफ अर्जेंटाइन एंट वाज सक्सेसफुली डिटेक्टेड बाय रिसर्चर्स। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक इन्वायरमेंटल डीएनए यानी कि ईडीएनए पता लगाया है रिसर्च के दौरान। किसका? अर्जेंटाइन आंट का। याद रखिएगा, अर्जेंटाइन एंट का ईडीएनए यानी कि इन्वायरमेंटल डीएनए जो है वो सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया है बाय द रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली डिटेक्ट किया है। एंड इट वॉज डिटेक्टेड इन सरफेस सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द कोब पोर्ट आइलैंड एंड क्योटोज फुशीमी डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ से डिटेक्ट किया है? याद रखिएगा, कोब पोर्ट आइलैंड एंड क्योटो का फुशीमी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जापान से ये जो है जापान में, दोनों जगह हैं जापान में, ये कोब और आपका क्योटो, वहीं से ये सैंपल जो है इन्वायरमेंटल डीएनए के ये डिटेक्ट किए गए हैं। अब अगर मैं अर्जेंटाइन आंट के बारे में आपको थोड़ी चीज़ बताऊं तो अर्जेंटाइन जो एंट है दैट इज़ नेटिव टू नदर्न अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया एंड सदर्न ब्राज़ील।
और ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। किस तरीके की स्पीशीज है? ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है दैट हैज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस मेनी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एरियाज एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस टू प्लेसेस लाइक जापान। तो ये जापान में और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में ह्यूमंस के द्वारा लाई गई थी, बट ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। तो देखो जब इंट्रोड्यूस होती है तब तो पता नहीं रहता कि इन्वेजिव स्पीशीज है, कितना नुकसान करेगी, कितना क्या करेगी। तो इंट्रोड्यूस तो कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर ये नुकसान करने। तो अर्जेंटाइन एंट याद रखेगा, दैट इज देयर। अब कल बुद्ध पूर्णिमा थी, आप सबको पता है। वैसाख फेस्टिवल को ही बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, वैसाख को। तो वैसाख क्या होता है और कौन से इवेंट्स को, बुद्धा की लाइफ के कौन से ऐसे इवेंट थे जिनको सेलिब्रेट किया जाता है इसमें? तो इसमें याद रखेगा कि इट्स एक तरीके से बुद्धिस्ट का काफ़ी होली डे के रूप में इसको मनाया जाता है। एंड बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग तिब्बत एंड मंगोलिया। तो तिब्बत, मंगोलिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन्स में ये वैसाख फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसाख फेस्टिवल जो कम्मेमोरेट करता है, इट कम्मेमोरेट्स द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इन द थेरावाद तिब्बतन बुद्धिज्म। याद रखेगा, थेरावाद तिब्बतन बुद्धिज्म में आपका गौतम बुद्ध जी का बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ, इन 3 इवेंट्स को कमेमोरेट किया जाता है एज द वैसाख फेस्टिवल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आप इसको याद रखेगा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है गुलेर्मो लैसो अ कंजर्वेटिव एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ इक्वाडोर ऑन 24 मई 2021। तो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट हैं गुलेर्मो लैसो। ही इज़ अ कंजर्वेटिव एंड ही हैज़ बिकेम द फर्स्ट राइट विंग लीडर इन 14 ईयर्स इन इक्वाडोर। इक्वाडोर में 14 साल में पहली बार एक राइट विंग लीडर आए हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड जो है थोड़ा राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो अंडर दैट इक्वाडोर में भी अब राइट विंग गवर्नमेंट आ गई है एंड इट हैज़ केम आफ्टर 14 years. Guillermo Lasso, he is the new president of the Ecuador, so you have to remember this also. नाउ फ्रंट पेज की एक न्यूज़ और इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट टू चैलेंज द न्यू आईटी रूल्स। मैंने कल आपको बताया था कि नए जो आईटी रूल्स हैं वो कल से आ गए हैं। अब यहाँ पर जो व्हाट्सएप है, इट हैज़ मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करने लगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 रूल्स हैं उनको। अब देखो यहाँ पे क्या है, किस मेन प्रोविजन को मतलब कहना चाहिए अटैक किया गया है बाय द व्हाट्सएप। एक प्रोविजन आईटी रूल में ये है कि जो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज होगा, ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज होगा, उसका नाम व्हाट्सएप को बताना ज़रूरी। मतलब अगर कभी कोई मैसेज ऐसा है जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट व्हाट्सएप से पूछती है कि भैया बताओ कि इस मैसेज को ओरिजिनेट किसने किया था, ये स्टार्ट किसने किया था, तो व्हाट्सएप को वो चीज़ बतानी पड़ेगी ना। व्हाट्सएप ने फाइल की है कंप्लेंट रिगार्डिंग दीज न्यू आईटी रूल्स एंड ये कहा है कि जो बेसिकली कहना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी है, वो फंडामेंटल राइट्स है, इसका बहुत फंडामेंटल राइट है। और इसका बहुत फेमस केस भी आप सबको पता है, के.एस. पुट्टास्वामी केस। के.एस. पुट्टास्वामी केस इज़ द केस रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, केस भी याद रखना है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था विनीत नारायण केस रिगार्डिंग द सीबीआई। तो इस तरह के केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ज़रूर याद रखा करो, वो कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये याद रखेगा, के.एस. पुट्टास्वामी केस इज रिलेटेड टू द राइट टू प्राइवेसी। अब यहाँ पर व्हाट्सएप का ये कहना है कि प्राइवेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी प्रोटेक्टेड फॉर अ इंडिविजुअल, है ना। अब अगर यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि यहाँ पे व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अगर हम ये करते हैं कि हम मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्शन को अगर हटा देते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी मैसेज का ओरिजिनेटर आप देखना चाहते हो तो इसका मतलब है कि जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन अभी व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं रहेगा, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, है ना। कि इसके बाद क्योंकि वो आंसर, वो आपके मैसेजेस पढ़ भी सकते हैं और उसको स्टोर भी करके रखेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ेंगे और स्टोर करेंगे तभी तो आप आगे फ्यूचर में किसी और को वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर दिक्कत, इशू यही चीज़ है, ये इशू इसी चीज़ का है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा एक इनकर्जन ऑन प्राइवेसी रहेगा, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है। एंड दिस इज़ एन मतलब कि दिस इज़ नॉट राइट एज पर दी व्हाट्सएप्स मैंडेट। तो व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, आज के मैप ऑफ द डे पे आते हैं। मैप ऑफ द डे पे
अब आज का मैप ऑफ द डे जो है वो मैंने इक्वाडोर वाले रीजन का लिया है, इक्वाडोर वाले रीजन का लिया है। तो आप एक बार थोड़ा देख लीजिए, इक्वाडोर जो है वो आपका साउथ अमेरिका में है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इक्वाडोर जो है वो लाई करता है कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, साउथ अमेरिका में लाई करता है। इक्वाडोर का अगर आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत मतलब सिंपल सा मैप है। और ये जो लाई करता है इक्वाडोर, ये लाई करता है आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कहना चाहिए, वहाँ पे लाई करता है। तो ये आपको इक्वाडोर दिख रहा होगा। इक्वाडोर वाले रीजन पे जो है वो एंडीज माउंटेन की रेंजेस हैं। इस तरह देखो एंडीज माउंटेन्स यहाँ पे लाई करते हैं, इस तरह से एंडीज माउंटेन्स पूरा ऊपर से नीचे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सांगे नेशनल पार्क, ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, ये भी न्यूज़ में थी अभी। सांगे नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। सांगे नेशनल पार्क की न्यूज़ में भी रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पास्ताजा रिवर, वहीं पे आपका सांगे नेशनल पार्क के पास कौन सी रिवर है, पास्ताजा रिवर भी, देयर इज अ पास्ताजा रिवर देयर। एंडीज यहाँ पे फ्लो होता है, ये एंडीज माउंटेन्स यहाँ पर है। एंड क्विटो, क्विटो इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज लोकेटेड इन द इक्वाडोर रीजन। क्विटो और इबारा, इबारा रीजन भी आपका कहाँ पर है, ये आपका इक्वाडोर में ही है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बताया वो याद रखिएगा, जैसे इबारा और सांगे नेशनल पार्क तो ज़रूर याद रखिएगा। सांगे तो पूरा न्यूज़ में भी था, सांगे नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब आगे अगर देखें कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर करी, तो केवल दो कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं जो बॉर्डर कर रही हैं। एक नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा कोलंबिया, कोलंबिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट बॉर्डर्स दिस। तो इक्वाडोर को पहली कंट्री जो बॉर्डर कर रही है नॉर्थ में वो है कोलंबिया, दैट इज द फर्स्ट कंट्री। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो पेरू, पेरू इज द सेकेंड वन, ठीक है ना। तो ऊपर कोलंबिया, देन सेकेंड वन आपको पेरू दिख रहा है। टिग्रे रिवर वहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे टिग्रे रिवर भी दैट इज देयर ओनली। और यहाँ पे सेंटियागो रिवर है, पेरू में ही सेंटियागो रिवर इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका पेरू दिख गया कंट्री, यहाँ पे जो बॉर्डर कर रही है साउथ साउथ वाले पार्ट में। ऊपर जो आपने देखा कोलंबिया बॉर्डर करी, तो दो कंट्री से जो बॉर्डर करती है। फिर ये एक मतलब कि मैरीटाइम बॉर्डर बनाती है कोस्टा रिका के साथ, देयर इज अ कोस्टा रिका के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ गुआयाक्विल आपको दिख रही हुई, गल्फ ऑफ गाया किल, तो गायाक्विल नाम की एक गल्फ भी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल यहाँ पे गल्फ ऑफ गायाक्विल है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। एंड डॉले रिवर, देर इज अ डॉले रिवर, यू कैन सी इट हेयर, डॉले रिवर यू कैन सी हियर इन दिस पार्ट ऑफ द इक्वाडोर। तो ये कुल मिलाकर के आपको याद रखना, इक्वाडोर वाले रीजन से आपका ये देखो इक्वेटर भी पास हो रहा है, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है ना, इक्वाडोर वाले रीजन से पास हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इक्वाडोर वाले रीजन से देखो पास हो रहा है, और पेरू वाले रीजन से नहीं हो रहा है। नीचे अपन ने देखा था पेरू से नहीं हो रहा था, कोलंबिया से हो रहा है। अगेन देखो इक्वाडोर से हो रहा है। तो अभी ऐसे याद रखें, जब मैं आपको इक्वेटर वाली कंट्रीज बताऊंगा तो आपको कम से कम याद रहना चाहिए कि इक्वाडोर से हमने देख लिया, और यहाँ देखो कोलंबिया से भी ये निकल रहा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मैप था आज का, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आते हैं आज के एडिटोरियल पे, और आज के एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडियाज जीएसटी, द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडियाज जीएसटी। अब यहाँ पर ऑथर ने जो बात की वो जीएसटी की बात की, और जीएसटी से जो उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स हैं और जो चीज़ ब्रेक हो रही है उसके बारे में बात की है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि अभी जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें 31 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियसली 43rd मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 279 के अंतर्गत उसको एक मतलब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है, ठीक है ना। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑथर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में अभी जब मीटिंग होगी तो उसमें 17 बीजेपी के मेंबर आएंगे और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के मेंबर आएंगे, 14 जो मेंबर रहेंगे वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जो जीएसटी का सेटअप है उसको एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। एक तरह से अगर आप देखें तो सारे स्टेट्स को एक करके लाया जाता है, और इसमें एक तरीके से कहना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्चुअल में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखें वो इतना सही नहीं हो पाया है ना। द ओनली थिंग दैट वाज होल्डिंग द स्टेट्स एंड यूटीज इन दिस जीएसटी थ्रेड वाज देयर द सिंपल फैब्रिक ऑफ
ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट का फैब्रिक था दैट इज स्लाइटली ब्रेकिंग ऑफ। अब वो क्यों ब्रेक ऑफ हो रहा है उसका रीज़न मैं आपको देता जाता हूँ, देखो एक एक करके नोट कर लेना। पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है द लॉस ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लॉस ऑफ रेवेन्यू। इनको जो स्टेट्स हैं, जीएसटी के स्टेट्स, उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। इनफैक्ट 14% की ग्रोथ बोली गई थी। देखो ये देखो लिखा भी है कि 14% की ग्रोथ होगी। आप नोट कर लेना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 14% की ग्रोथ इनके टैक्स रेवेन्यू में प्रॉमिस की गई थी। और ये भी कहा गया था कि 14% की टैक्स की ग्रोथ रेवेन्यू अगर नहीं होती है तो आपको हम 5 सालों तक 5 ईयर्स आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। फिर आपने कोविड के टाइम पे देखा तो लगभग 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया जिसमें कि कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। उसमें बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब इस तरीके की चीज़ें बोल करके आप स्टेट्स को बरगला रहे हैं, उनको उनका जो ड्यू राइट था वो देने से मना कर रहे हैं। अब देखो इसका नुकसान क्या हुआ। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि स्टेट्स का राइट टू टैक्सेशन जो था वो लूज़ हो गया था। स्टेट्स जैसे ही जीएसटी आया, स्टेट्स का राइट टू टैक्सेशन हट गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको किसने हटा दिया, उसको जीएसटी ने हटा दिया। और जीएसटी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। तो स्टेट्स लॉस्ट देयर राइट टू टैक्सेशन, और राइट टू टैक्सेशन तो गया ही गया, साथ में रेवेन्यू भी गया, और उसके बाद उसका जो कंपनसेशन मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से द स्टेट्स वर फीलिंग लाइक बीइंग चीटेड, एंड इस कारण से जो फैब्रिक ऑफ ट्रस्ट था दैट ब्रोक अवे। दिस वॉज द मेजर थिंग। तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट्स का जो मतलब एक्सटर्नल डेट हो सकती है वो 3.5% ऑफ देयर जीडीपी लिमिट की जाती है। मतलब कि जो इसका फिजिकल डेफिसिट होता है वो 3.5% ऑफ द जीएसडीपी लिमिट किया जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन थी कोविड के टाइम पे कि ना उनके पास टैक्सेशन का रेवेन्यू था, ना उनके पास प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही थी। तो ऐसे में स्टेट्स फिर करें क्या। सो दीज वर द थिंग्स विच वर गोइंग वेरी रॉन्ग प्राइमरली स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड। एंड जीएसटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो ट्रस्ट था, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं लूज हो गया। तो क्या लिखा इन अ सिचुएशन वेयर द स्टेट्स हैव नो टैक्सेशन पावर and their GST revenues are uncertain, the economic benefit seems phantom and hypocrisy of the cooperative federalism looms large। तो यहाँ पर बेसिकली कहना चाहिए कि स्टेट्स करें क्या, किस तरीके से आप उनको बोल सकते हो कि वो जीएसटी के साथ कंटिन्यू करें जब उनके साथ अभी पिछले 2 ढाई 3 साल से कुछ भी सही चीज़ नहीं हो रही है ना। सो दिस वॉज द आर्टिकल रिगार्डिंग दैट, जिसमें कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन द जीएसटी रिजीम और क्या चीज़ें थी वो मैंने आपको ओवरऑल शॉर्ट टर्म से बता दी है। देखो लास्ट में वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। द ट्रस्ट की बहुत बड़ी बात है। द टेपेस्ट्री ऑफ इंडियाज जीएसटी वॉज स्टिच्ड ऑन द फैब्रिक ऑफ इम्प्लिसिट ट्रस्ट and painted with vibrant economic colors. The fabric is now torn and the colors have faded. वही वाली बात है कि जो ट्रस्ट का फैब्रिक था वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इट इज़ वेरी अनसर्टेन कि किस तरीके से जो फ्यूचर है जीएसटी का वो चलेगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी ऑथर ने बताई, जैसे कि there are many other problems with GST such as simplification of the GST rates ज़रूरत है। there is a need to simplify the GST rates। अब जो विजय केलकर कमेटी जिसने थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बताया था कि टैक्सेशन कैसा होगा, उसने थोड़ा टैक्सेशन का जो रेट था वो डिफरेंट बताया था। गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस किया तो उसको 4 बैंड्स में, अलग अलग टैक्स रेट के 4 बैंड में इंट्रोड्यूस किया। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम है जो जीएसटी है। अभी भी ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। फिर जीएसटी फाइलिंग का प्रोसेस भी काफ़ी टफ है। जो अभी तक बड़े बड़े जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, बड़े जो शोरूम ओनर्स हैं, उनको अभी भी नहीं पता कि किस तरीके से जीएसटी का फाइलिंग सिस्टम है, कब फाइल करना है। तो उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है टैकलिंग द रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब इस आर्टिकल में जो बात की गई, ऑथर ने बात की है रूरल डिस्ट्रेस की। ऑब्वियस सी बात है कोविड के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कम्युनिटीज़ हैं वो रूरल पीपल हैं। दूसरी चीज़ जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो इस तरीके से लैंडलेस वर्कर्स थे, वो ये सारे बहुत मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस ऑथर ने बताए हैं। अब देखो ऑब्वियसली थोड़ा लेट भी हो गया है लेकिन सॉल्यूशंस फिर भी यही हैं।
फ्यूचर के लिए भी। पहला जो सोल्यूशन ऑथर ने दिया है वो दिया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द पीडीएस सिस्टम। मतलब कि आप अभी ये मत देखो कि किसको आप पीडीएस का बेनिफिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द पीडीएस सिस्टम करो रूरल एरियाज में एटलीस्ट, और सारे माइग्रेंट लेबर्स में, उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, उनके पास पीडीएस कार्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी ओवरकम करके उनको जो बेनिफिट्स हैं वो देने ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑथर ने पहली चीज़ बोली है कि आप ये इस तरह से पीडीएस सिस्टम का यूनिवर्सलाइजेशन करो। हेल्थ केयर का यूनिवर्सलाइजेशन हमने देखा है, पीडीएस का भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक सर्वे दिया है, हंगर वॉच नाम का एक सर्वे है, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 46% of the respondents said they had to skip one meal at least once in a day in October 2020। 2020 अक्टूबर के टाइम की बात है कि 46% जो आंसर देने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा है कि कम से कम एक टाइम का खाना उन्होंने स्किप किया है इन द टाइम्स ऑफ कोविड। तो आप अगर आप देखो तो एक टाइम का खाना मिस करना कितनी बड़ी बात है। हम और आपको अगर किसी को बोल दिया जाए कि एक टाइम आप खाना नहीं खाएंगे, तो जो लोग डाइट में उनके अलावा छोड़ दो, तो जो खाना खाना चाहते हैं वो कहाँ से मतलब छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाते ना। ऐसे में लोगों को मजबूरन अगर ये चीज़ करना पड़े कि हाँ खाना नहीं है, आप इमेजिन करिए जब आपको पता रहता है खाना नहीं है तो आज और ज़्यादा भूख लगती है ना, होता है कि नहीं होता। तो वहीं पे अगर आप व्यक्ति देखो, यहाँ पे किसी व्यक्ति को पता है कि उसके पास खाना नहीं है, वो खाना नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। दूसरा जो सोल्यूशन ऑथर ने दिया है वो मनरेगा के लिए दिया है। मनरेगा के लिए उन्होंने पहली चीज़ तो ये बोली कि नंबर ऑफ डेज कैन बी इंक्रीज, नंबर ऑफ डेज कैन बी इंक्रीज। दूसरा, नंबर ऑफ फैमिलीज शुड बी इंक्रीज। भले इसमें अलग से बजटरी थोड़ा इंप्लीकेशंस पड़ेंगे, लेकिन जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनको और इंक्रीज करने की जरूरत है। और तीसरा जो है वो वेजेस शुड इंक्रीज बाय एटलीस्ट 10%, 10% तक उनकी वेजेस को बढ़ाने की बात भी ऑथर ने यहाँ पे की है। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज सॉल्यूशंस। कुछ अच्छा था ये, है ना, एंड ये आप याद रखेगा, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते एनसीएलटी ऑर्डर्स लिक्विडेशन ऑफ द डेवास। यहाँ पर एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट के थ्रू बनी है। सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक्ट के अंदर कोई सेक्शन से बना है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेक्शन 410 भी एक सेक्शन है जो कि एनसीएलएटी के लिए है, याद रखेगा। सेक्शन 408 जो है वो एनसीएलटी के लिए है, वहीं सेक्शन 410 यानी 410 जो सेक्शन है वो एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के लिए है। अब एनसीएलटी जो है उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स है। एनसीएलटी जो है उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है। जितने भी एक आईबीसी आपका था यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, 2016 में आया था। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है किसी कंपनी की, वो एनसीएलटी द्वारा कैरी आउट की जाएंगी, ठीक है। याद रखिए, किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो किसके द्वारा की जाएंगी, डायरेक्टली केस कहाँ जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा। याद रखेगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 ये चीज़ क्लियरली बोलता है कि कोई भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, एनसीएलटी के पास जाएगी, और अपील जो जाएगी वो एनसीएलएटी के पास जाएगी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। तो इसको याद रखें, दीज आर द टू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक सवाल है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एनसीएलटी को बनाया गया था। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एनसीएलटी को बनाया गया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ट्रिब्यूनल है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें एक प्रेसिडेंट रहता है एंड उसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स रहते हैं। उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विद द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद उसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है। एंड रिकमेंडेशन होता है एक सिलेक्शन कमेटी में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका नॉमिनी चेयरपर्सन होता है, सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेंबर होता है, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मेंबर होता है, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक मेंबर होता है, एंड सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक मेंबर होता है। तो ये 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। तो ये सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ व्हाट्सएप के बारे में व्हाट्सएप ने ये कहा है कि जो नए नॉर्म्स हैं वो सही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था कि इसमें ओरिजिनेटर के मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। अब गवर्नमेंट ऑथर व्हाट्सएप ने कहा कि हो गया, आप ये बोल रहे हो कि हम सारे मैसेज तो मांग नहीं रहे, किसी एक व्यक्ति का बीच बीच में मैसेज मांगेंगे ओरिजिनेटर का, क्योंकि जो मैसेज खराब है केवल उन्हीं का ओरिजिनेटर मांगेंगे वो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम एक का मैसेज आप मांगोगे तो हमको सबके मैसेज
स्टोर करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, इनको तो नहीं पता ना कि कौन सा व्यक्ति आगे जाके मतलब कि गंद मचाने वाला है। तो ये क्या करेंगे कुल मिला करके, ये वही करेंगे कि इनको सबका करना पड़ेगा, जिसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा इसका मॉनेटरी इम्प्लीकेशन तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे एक प्राइवेसी का वायलेशन होगा, और सारे मैसेज को ऑब्वियस है जो मैसेज स्टोर कर रहा है वो मैसेज रीड भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के दैट इज़ अ वेरी ब्लेटेंट मिस यूज ऑफ द पावर एंड ब्लेटेंट मतलब कहना चाहिए कि तरीके से incursion on the privacy of the individuals is that. So that is it I think from the day. Let me tell you the answers for today. आज के फिर बाकी न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कई लोगों को डाउट रहता है कि स्किप करें ना करें, आप पूरा पेपर इसके बाद छान मारोगे तो आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी। आज के सवालों का जवाब, पहला जो सवाल पूछा था सीबीआई के बारे में तो उसका आंसर है डी। दूसरा सवाल पूछा था नीलेश शाह कमेटी के बारे में तो आंसर है ए, यानी कि प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स। एंड तीसरा सवाल मैंने पूछा था नेशनल मिशन ऑन बायोमास, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।